हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑब्स्टेट्रिक की दुनिया में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के बारे में। और यह जो हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 20 20वीं क्लास हमारी है। 19 क्लास हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस किया था, साइन एंड सिम्टम्स प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में और प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में। आज हमारी क्लास बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स लेकर आई है, मतलब इसमें हम छोटे छोटे 3-4 टॉपिक एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए क्या क्या बातें हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंटीनेटल विजिट्स के बारे में इस क्लास में बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास यह है, बोले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। एंटीनेटल विजिट के बारे में मैं बात करूंगा। सिम्फाइसिस फंडल हाइट, मतलब बच्चा का जो हाइट है सिम्फाइसिस प्यूबिस से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जॉनसन फॉर्मूला ऑफ वेट, बच्चे के वजन के लिए एक फॉर्मूला है जॉनसन फॉर्मूला, वह मेरे द्वारा डिस्कस किया जाएगा। क्राउन रंप लेंथ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। क्राउन रंप लेंथ क्या होती है, क्राउन हील लेंथ क्या होती है, और इंपोर्टेंट साइन कौन कौन से होते हैं प्रेगनेंसी में, प्रेजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव साइन। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इस क्लास में हम लगभग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा जी? चलिए, तो इसी के साथ हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा रहेगा एंटीनेटल विजिट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीनेटल विजिट। क्लियर? यहां से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जनरेट होते हैं एग्जाम में। सबसे पहला तो एंटीनेटल पीरियड क्या कहलाता है, किस समय को हम एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं। क्लियर? एंटीनेटल पीरियड क्या होता है, तो जवाब दीजिएगा। एंटीनेटल पीरियड का मतलब होता है बेटा जी कंसेप्शन से लेकर लेबर तक का समय। क्लियर? यानी डिलीवरी तक का समय, यानी कि ड्यूरेशन फ्रॉम डे ऑफ कंसेप्शन, जिस दिन महिला प्रेग्नेंट हुई वहां से डे ऑफ कंसेप्शन टू कंप्लीट लेबर प्रोसेस, जब आपकी लेबर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बीच का समय एंटीनेटल पीरियड कहलाता है। बात समझ में आ गई? एंटीनेटल बोले तो जिस दिन महिला प्रेग्नेंट हुई वहां से लेकर जब उसने अब और अपना कंप्लीट लेबर प्रोसेस पूरा कर लिया उसके बीच का समय एंटीनेटल पीरियड कहलाता है। क्लियर? अब मैं विजिट्स की बात कर रहा हूं। विजिट को बड़ा ध्यान पूर्वक याद तुम्हें रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। सबसे पहले अगर तुम्हें कोई बोले कि बताओ आइडियल कितनी होती हैं, आइडियल विजिट कितनी होती हैं, या कोई बोले कि मैक्सिमम विजिट कितनी होती हैं, मैक्सिमम या आइडियल, तो तुम्हारा जवाब होगा 13 विजिट्स। कितना जवाब देना उसे? 13। कि आइडियल या मैक्सिमम में से पूछा जाए तो कितनी विजिट मैं बताऊंगा? 13 विजिट। कैसे कैसे करेंगे इसमें देखिएगा 13 विजिटों में। क्लियर? फर्स्ट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के शुरू के जो 7 महीने होते हैं वहां आपको विजिट करनी होगी। विजिट एवरी मंथ। क्लियर? एवरी मंथ, हर महीने में एक विजिट होगी। मतलब टोटल कितनी विजिट हो जाएंगी बेटा? 7 महीने, और विजिट भी कितनी? 7, शुरू के 7वें महीने में। क्लियर? ड्यूरिंग 8th मंथ, जब 8वां महीना आएगा, ड्यूरिंग 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का 8वां महीना है तो आपको हर 15 दिन पर करनी है, एवरी 15 डे पर आपको विजिट करनी है। एवरी 15 डे, मतलब हर 15 दिन में विजिट करनी है। तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 15 और 15 का मतलब कितनी एंटीनेटल विजिट आप करोगे 8वें महीने में? 2 एंटीनेटल विजिट आप कर लोगे। इसके बाद जब अंतिम महीना चलता है, हम प्रेगनेंसी को 9 महीने की मानते हैं, ड्यूरिंग 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब महीना 9वां है उस समय आपको करना होगा एवरी वीक, हर सप्ताह आप एंटीनेटल विजिट करेंगे।
और जब आप एवरी वीक एंटीनेटल विजिट कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ टोटल 4 एंटीनेटल विजिट हो जाएंगी, क्योंकि एक महीने में 4 वीक आते हैं। अगर हम इन्हें जोड़ें तो टोटल देखिएगा 7 और 2 9, 9 और 4 13 एंटीनेटल विजिट आती हैं। अगर तुम्हें कोई कहे कि बताओ आइडियल एंटीनेटल विजिट या मैक्सिमम एंटीनेटल विजिट कितनी होती हैं, तुम्हारा जवाब होगा 13। क्लियर। इसके बाद में अगर तुमसे बोला जाए कि बताओ मिनिमम कितनी होती हैं, मिनिमम कितनी होती हैं, तो जवाब देना 4। मिनिमम विजिट कितनी, मैक्सिमम बोले तो 13, मिनिमम बोले तो 4। अब यह अभी 2 प्रकार से मैं बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों के हिसाब से मिनिमम 4 हैं। क्लियर। सबसे पहले मैं यह WHO वाली बात कर रहा हूं, इसमें कब कब विजिट करनी चाहिए। पहली विजिट आपकी होनी चाहिए 16 वीक पर। कब होनी चाहिए? 16 वीक पर। दूसरी विजिट आपकी यहां होनी चाहिए, याद रखिएगा, इसके हिसाब से आपकी फर्स्ट विजिट, आप जो पहली विजिट आप करेंगे अकॉर्डिंग टू द WHO वह तुम्हारी 16 वीक की होनी चाहिए। दूसरी जो आप विजिट करेंगे वह 24 से 28 वीक की होनी चाहिए इस वीक के दौरान। तीसरी विजिट जो बेटा जी आप करोगे यह 36 वीक पर होनी चाहिए, 32 और 36। क्लियर। यह 32 वीक पर होनी चाहिए और चौथी 36 वीक पर होनी चाहिए, 32 वीक। 32 वीक और चौथी कब होनी चाहिए? 36 वीक पर होनी चाहिए। पहली विजिट कितने कौन से वीक पर आप करेंगे WHO के हिसाब से? 16 वीक पर। दूसरी कब करेंगे? तो जवाब होगा 24 से 28 वीक पर। तीसरी कब करेंगे? 32 वीक पर। और चौथी कब करेंगे? 36 वीक पर की जाएंगी। क्लियर। 36 वीक पर की जाएंगे। क्लियर है। चलिए उसके बाद अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से पहली विजिट हमें करनी होगी 12 सप्ताह पहले, 12 सप्ताह पहले। दूसरी विजिट आपको करनी होगी 14 से लेकर 26 वीक के दौरान। तीसरी विजिट आपको करनी होगी यहां पर 28 वीक से लेकर, 28 वीक से लेकर आप यह कर सकते हो तुम्हारी 28 वीक से लेकर 34 वीक तक। और सबसे अंत वाली आप करेंगे, फोर्थ वाली, यह आप करेंगे 36 से लेकर 40 वीक के दौरान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि पहली एंटीनेटल विजिट हमें 12 सप्ताह पहले करनी चाहिए, दूसरी एंटीनेटल विजिट हमें 14 से 26 वीक के दौरान करनी चाहिए, तीसरी एंटीनेटल विजिट 28 से 34 वीक के दौरान करनी चाहिए, और चौथी और अंतिम एंटीनेटल विजिट हमें 36 से 40 महीने के दौरान करना चाहिए। 3 तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर अकॉर्डिंग मिनिमम या मैक्सिमम क्राइटेरिया पूछे तो मैक्सिमम 13 जाएगा, आइडियल भी 13 ही होता है। मिनिमम पूछे तो जवाब 4 जाएगा, और मैक्सिमम पूछे तो पहले 7 महीने में 7 करनी होती, हर महीने में एक बार, 8वें महीने में हर 15 दिन में एक बार, यानी 2 हो जाएंगे 8वें महीने में, 9वें महीने में 4 होंगी, हर सप्ताह में एक बार, टोटल 13 हो गई। WHO के हिसाब से पूछा जाएगा तुम्हें, तो तुम्हें बताना है मिनिमम 4 होती हैं। पहली 16 पर करनी है फर्स्ट वाली, दूसरी कब करनी है तो जवाब देना है 14 से लेकर, सेकंड वाला 24 से लेकर 28 वीक के ऊपर, तीसरी तुम्हें कब करनी है 32 पर, और चौथी 36 पर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से पहली कब करनी है 12 सप्ताह के पहले, दूसरा 14 से लेकर 26 पर, तीसरा 28 से लेकर 34 पर, और लास्ट 36 से लेकर 40 पर की जाएंगे। क्लियर। इसमें एक और बात मैं बता रहा हूं, जो फर्स्ट एक्शन होगा, फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग विजिट, जब भी विजिट होगी एंटीनेटल विजिट,
उस विजिट में नर्सिंग की पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो जवाब होगा अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आप उस प्रेगनेंसी को रजिस्टर्ड करो, यह तुम्हारा मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लियर? अगर यही तुमसे पूछा जाए फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, और अगर आपसे फर्स्ट एक्शन पूछा जाए तुम पहला क्या काम वहां करोगे, तो तुम्हें जवाब देना होगा यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीटी। क्या काम करना होगा आपको? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीटी, आजकल उसे हम टीडी भी बोलने लगे हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हें करना होगा, यह तुम्हारा पहला एक्शन होगा। क्लियर? और फर्स्ट एंटीनेटल विजिट जो होती है, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट उसे हम बोलते हैं बुकिंग विजिट। क्या बोलते हैं? बुकिंग विजिट, इसी का नाम होता है बुकिंग विजिट। याद रहेंगे सारे पॉइंट। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, क्या करना होगा तुम्हें उसे अर्ली रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके अलावा तुम्हें क्या करना होगा? दूसरा, फर्स्ट एक्शन पूछा जाए तो तुम्हारा पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी तो रजिस्ट्रेशन, दूसरा टीटी या टीडी लगाना एक्शन में, और पहला एंटीनेटल विजिट क्या कहलाता है? बुकिंग विजिट कहलाता है। क्लियर? यह पहला टॉपिक तुम्हारा पूरा हुआ जिसका नाम एंटीनेटल विजिट था। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट यहां से था, दैट इज कॉल्ड सिम्फाइसिस प्यूबिस या सिम्फाइसिस फंडल हाइट। सिम्फाइसिस फंडल हाइट, सिम्फाइसिस फंडल हाइट, इसे बोलते हैं सिम्फाइसिस फंडल हाइट, SFH। देखिएगा ये क्या है? यह होगा डिफरेंस बिटवीन फंडस ऑफ यूट्रस, यूट्रस का ऊपर वाला भाग फंडस, वहां फंडस ऑफ यूट्रस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, महिला का सिम्फाइसिस प्यूबिस और बच्चे का फंडस, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वह कहलाता है सिम्फाइसिस फंडल हाइट। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिम्फाइसिस फंडल हाइट बराबर गेस्टेशनल एज प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ज्यादा या 2 सेंटीमीटर कम। ये कब कैलकुलेट करते हैं? यह फॉर्मूला 24 सप्ताह बाद में, आफ्टर 24 वीक ऑफ गेस्टेशन। क्लियर? आफ्टर 24 वीक ऑफ गेस्टेशन, 24 सप्ताह बाद अगर आप बच्चे की फंडस की हाइट को मापना चाहते हो तो आप गेस्टेशनल एज में या तो 2 घटा सकते हो या 2 माइनस कर सकते हो। मतलब जैसे मानो किसी गेस्टेशनल एज 30 वीक है, 30 सप्ताह की प्रेगनेंसी है, तो उसके फंडस की हाइट 28 से लेकर 34 के बीच में हो सकती है। बात समझ में आ गई? प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर का मतलब यही होता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मानो गेस्टेशनल एज किसी बच्चे की फीटस की गेस्टेशनल एज इस समय है 32 वीक, मतलब वह 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी है, तो उसके अंदर सिम्फाइसिस फंडल हाइट तुम्हें मिल सकती है 28 से लेकर 34 सेंटीमीटर के बीच में। मतलब 2 माइनस करेंगे तो नहीं, 28 नहीं 30, 32 है ना, तो 2 माइनस करेंगे तो जवाब हो जाएगा 30 और 2 जोड़ देंगे तो जवाब हो जाएगा 34। मतलब इसमें से 2 माइनस कर लेंगे तो 30 और 2 माइनस प्लस कर लेंगे तो 34, प्लस माइनस ये दे रखा है। इसके बीच में तुम्हें मिल सकता है 30 से 34 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिल सकता है। क्लियर? याद रखिएगा। इसके अलावा ये कब बड़ी हो सकती है? इंक्रीज सिम्फाइसिस फंडल हाइट, किन किन अवस्थाओं में या किस अवस्था में यह हाइट बढ़ सकती है? तो जवाब होगा मल्टीपल प्रेगनेंसी में। अगर महिला को मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो निश्चित बात है कि जब एक यूट्रस में ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसकी हाइट भी ज़्यादा ही होगी।
तो यह बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरा, कब घट सकता है सिम्फाइसिस फंडल हाइट, तो आपका जवाब होगा IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। बच्चे की ग्रोथ सही नहीं चल रही हो, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब अगर बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं है उस अवस्था में भी हम सिम्फाइसिस फंडल हाइट कम देख सकते हैं। यहां से एक और बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल गर्थ है, एब्डोमिनल गर्थ है या एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस। ये तो लंबाई सीधी नापी, यहां हम ट्रांसवर्स लेंथ मापते हैं एब्डोमेन की। इट इज अ ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ एब्डोमेन, ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ एब्डोमेन। पेट की ट्रांसवर्स लेंथ कितनी है, और इसका सही जवाब होगा नॉर्मल 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर तुम्हें एब्डोमिनल गर्थ नॉर्मल देखने को मिलती है, मतलब एब्डोमिन महिला का है। सोचिएगा यह एक महिला है और इस महिला का यह एब्डोमिनल पार्ट है, माना यह एब्डोमिनल भाग है। अगर इस एब्डोमिनल भाग में मानो यह सिम्फाइसिस प्यूबिस है और यह इसका यूट्रस है, तो जब हम इस वाली लेंथ को मापते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस से फंडस वाली लेंथ को, तो इसका नाम मैंने दिया सिम्फाइसिस फंडल हाइट। सिम्फाइसिस प्यूबिस से फंडस के बीच की दूरी कहलाती है सिम्फाइसिस फंडल हाइट। वहीं अगर मैं इन दोनों को मापूं, पूरे एब्डोमिन को मापूं, मतलब उसके एब्डोमिन को मापा जाए ट्रांसवर्सली, तो यह कहलाता है एब्डोमिनल गर्थ है। मतलब एब्डोमिन कितना मोटा है, एब्डोमिनल गर्थ इसे हम कह देते हैं, और यह 100 सेंटीमीटर के आसपास देखी गई है। मतलब ऐसे अगर मापेंगे तो 100 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ सिम्फाइसिस प्यूबिस से अगर आप फंडस को माप रहे हैं तो वह सिम्फाइसिस फंडल हाइट कहलाएगा। दोनों क्लियर हुआ। नॉर्मल सिम्फाइसिस फंडल हाइट कितनी होती है, तो टर्म के समय 40 होती है, याद रखिएगा। जो आपका सिम्फाइसिस फंडल हाइट है, नॉर्मल सिम्फाइसिस फंडल हाइट याद रखिएगा, नॉर्मल सिम्फाइसिस फंडल हाइट एट टर्म है, जब बच्चा डिलीवरी के समय होता है तो लगभग यह 40 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 40 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? दिस इज ऑल आर अबाउट सिम्फाइसिस फंडल हाइट एंड एब्डोमिनल गर्थ। उसकी फंडस की लंबाई सिम्फाइसिस प्यूबिस से यह गेस्टेशनल एज के साथ जोड़ी जाती है, प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं। टर्म के समय 40 सेंटीमीटर देखने को मिल सकता है। एब्डोमिनल गर्थ 100 सेंटीमीटर होता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में ज्यादा नजर आएगा और IUGR में कम नजर आएगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया यहां से, जॉनसन फॉर्मूला ऑफ वेट। जॉनसन फॉर्मूला, जॉनसन फॉर्मूला ऑफ फीटल वेट। बच्चे का वेट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनता है कि बच्चे के वेट को, फीटस के वेट को एस्टिमेट करने वाले फॉर्मूला का नाम क्या होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा जॉनसन फॉर्मूला। इसके द्वारा हम क्या मीजर करते हैं, याद रखिएगा, इसके द्वारा हम मीजर करते हैं, मीजर द फीटल वेट। फीटल वेट को जॉनसन फॉर्मूला के द्वारा मीजर किया जाता है बेटा। क्लियर? चलिए कैसे करते हैं, यह फॉर्मूला क्या बोलता है, तो जवाब होगा जॉनसन फॉर्मूला बराबर गेस्टेशनल एज, -12
12 से माइनस कर देंगे उसमें, और इंटू 155 155 में हम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसका जो आंसर आएगा याद रखिएगा यह इन ग्राम, यह ग्राम में आएगा, मतलब कितना ग्राम है। इस फॉर्मूला का जो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा जॉनसन फॉर्मूला का, याद रखिएगा वह किस में देखने को मिलेगा, तो तुम्हारा जवाब होगा ग्राम में देखने को मिलेगा। क्लियर, किस में मिलेगा, ग्राम में। क्लियर, चलिए आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हो। जैसे मानो किसी की गैस्टेशनल एज आपके पास में दे रखी है 32 वीक, गैस्टेशनल एज कितनी है उसकी, 32 वीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके हिसाब से देखिएगा, आपको कैलकुलेट करना है 32 माइनस 12 इंटू 155। अब 32 को में से 12 माइनस जाएंगे तो 20, तो 155 को 20 से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो लगभग आएगा 3100 ग्राम। 3100 ग्राम का मतलब हो गया लगभग 3.100 ग्राम, 3.1 kg, 3.1 kg इतने वजन का बच्चा होना चाहिए। क्लियर, तो यह जॉनसन फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला बच्चे की वजन को कैलकुलेट करने में काम आता है कि कितना वजन बच्चे में होना चाहिए, जिसे हम जॉनसन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, जॉनसन फॉर्मूला। क्लियर, तो इतना वजन बच्चे का होना चाहिए जॉनसन फॉर्मूला के हिसाब से। इसके अलावा हमने डिस्कस किया दो और इंपॉर्टेंट बातें, क्राउन रंप लेंथ और क्राउन हील लेंथ। क्लियर, हमने डिस्कस किया, बात मैंने बोली कि यह हम पढ़ेंगे क्राउन रंप लेंथ, क्राउन रंप लेंथ, क्राउन रंप लेंथ, क्राउन रंप लेंथ, CRL, क्राउन रंप लेंथ। याद रखिएगा दो होते हैं, एक क्राउन रंप लेंथ होता है, एक क्राउन हील लेंथ होता है। क्लियर, क्राउन रंप और क्राउन हील। क्राउन रंप का मतलब होता है, क्राउन रंप का मतलब होता है क्राउन वर्ड लिया गया हेड से। क्लियर, और रंप लिया गया है यहाँ, क्राउन वर्ड लिया गया है यहाँ हेड से, और रंप वर्ड लिया गया है यहाँ से सैक्रम से, सैक्रम से। तो मैं बोलूंगा हाइट बिटवीन, हाइट या लेंथ तुम ले सकते हो, लेंथ बिटवीन, लेंथ बिटवीन हेड एंड सैक्रम ऑफ, सैक्रम ऑफ फीटस, यह क्या कहलाता है, क्राउन और रंप लेंथ। नॉर्मल कितनी होती है एट टर्म, जवाब होगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर होती है। क्लियर, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, इसे कैलकुलेट तुम कर सकते हो। कैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा क्राउन रंप लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है गैस्टेशनल एज प्लस 6.5 सेंटीमीटर। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, गैस्टेशनल एज प्लस 6.5 सेंटीमीटर, मतलब अगर 20 सेंटीमीटर 20 वीक का बच्चा है तो उसमें अनुमानित 26.5 सेंटीमीटर लेंथ होगी। और यह बेस्ट इंडिकेटर होता है, बेस्ट इंडिकेटर होता है, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फीटल ग्रोथ। बच्चे की ग्रोथ का सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या होता है, क्राउन रंप लेंथ। क्लियर, टर्म यह 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसके अलावा एक मैंने डिस्कस किया क्राउन हील लेंथ, क्राउन हील लेंथ, क्राउन रंप और क्राउन हील लेंथ। हील एडी से बोला गया है पैर की हील,
एडी। तो मैं बोलूंगा लेंथ बिटवीन हेड एंड हील ऑफ फीटस, बच्चे के हेड और फीटस के बीच की लेंथ क्या कहलाती है? क्राउन हील लेंथ कहलाती है। क्लियर? और क्राउन हील लेंथ जो होती है यह नॉर्मल मिलेगी तुम्हें, नॉर्मल एट टर्म पर तुम्हें नजर आ सकती है 45 से 50 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्राउन हील लेंथ और क्राउन रंप लेंथ के बारे में हमने डिस्कस किया है। क्राउन हील लेंथ क्या होती है, क्राउन रंप लेंथ क्या होती है। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा आप, एक हमने बात किया साइन ऑफ प्रेगनेंसी। साइन ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कौन से साइन होते हैं? तो इन साइनों को 3 टाइप में बांटा गया है। पहला साइन होता है प्रीजुम्पटिव साइन, प्रीजम्पटिव साइन। प्रीजम्पटिव साइन का मतलब है कंसीडर्ड एज ट्रू बट नॉट श्योर, हम इन्हें सत्य मान रहे हैं लेकिन श्योर नहीं है। कंसीडर यानी साइन कंसीडर्ड एज ट्रू, उन साइनों को हम कंसीडर मान रहे हैं। मैं बोलूंगा साइन कंसीडर एज ट्रू, आप उन्हें सत्य तो मान रहे हैं बट नॉट श्योर, 100% यह श्योर नहीं है कि यह साइन प्रेगनेंसी को कंफर्म करेंगे। क्लियर? साइन सत्य माने गए हैं बट नॉट कंफर्मेटिव। ये क्या से निकलेंगे? मतलब मैं बोलूंगा ऑल थिंग्स टेल बाई प्रेग्नेंट फीमेल, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल अपने बारे में बयां करती है वो सब चीजें क्या होती हैं? प्रिजम्पटिव साइन होते हैं। और महिला जो हमें बताती है उसे हम बोलते हैं सिम्टम्स। तो जो मैंने तुम्हें क्लास नंबर 19 में पढ़ाया, जितने भी सिम्टम पहले ट्राइमेस्टर में, दूसरे ट्राइमेस्टर में, तीसरे ट्राइमेस्टर में, वो सब प्रिजम्पटिव साइन है। मतलब वो अनुमानित है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कंफर्म महिला प्रेग्नेंट होगी। तो प्रिजम्पटिव में कौन कौन से साइन मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूं, इन एग्जाम्पलों को याद रखना है। जैसे एमेनोरिया, अगर महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है तो आप 100% ऐसा नहीं बोल सकते कि वो प्रेग्नेंट ही है, और कुछ कारण भी हो सकता है ना, जैसे हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, कोई एबनॉर्मलिटी हो, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा नोजिया वोमिटिंग, ये महिला बताती है, नोजिया एंड वोमिटिंग। कोई जरूरी नहीं है कि महिला में केवल प्रेगनेंसी में ही नोजिया वोमिटिंग होता है, कोई बीमारी हो उसमें देखने को मिल सकता है नोजिया वोमिटिंग, तो यह कंफर्मेटिव साइन नहीं हो सकता। इसके अलावा तीसरा मैं बोलूंगा यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, महिला यह बता रही है और यह किसी छोटी मोटी बीमारी में देखने को मिल सकता है, यूटीआई हो रहा हो, किडनी की कोई समस्या हो, वहां तुम्हें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा महिला ने कहा ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी एक कंफर्मेटिव साइन नहीं है, क्योंकि हो सकता है ब्रेस्ट टेंडरनेस तो और किसी अवस्था में नजर आ रहा हो, अगर कोई एक्सेसिव अमाउंट में स्ट्रेनिस एक्टिविटी हो गई, कोई ट्यूमर की कंडीशन है तो भी ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अधिकांश लोगों के मन में होगा कि यह तो प्रोबेबल साइन होगा, लेकिन यह भी कैसा साइन होता है? प्रिजम्पटिव, और उसका नाम है क्विकनिंग। क्विकनिंग याद रखिएगा, जो महिला के द्वारा बच्चे का मूवमेंट फील किया जाता है, क्विकनिंग, यह भी
प्रिजम्मेटिव साइन ही होता है, क्योंकि हो सकता है हमें सुनने की तो बात, महिला तो फील कर रही है, महिला कई बार एबनॉर्मल फीलिंग भी कर लेती है, उसे पता लगता है कि अगर मानो वह अचानक किसी की टच की, उसका लगा क्या रहा है, यार मुझे लगा है कि कोई ना कोई अंदर बच्चा मूवमेंट कर रहा है, तो कई बार हमें मूवमेंट ऐसे भी फील हो जाता है, महिला को इतना अनुभव नहीं होता है। तो क्विकनिंग जो महिला के द्वारा बताई जाती है, यह एक प्रोबेबल साइन नहीं है या पॉजिटिव साइन नहीं है, यह एक प्रिज्यूमेटिव साइन है। क्लियर? प्रिज्यूमेटिव का मतलब जिन्हें हम सत्य मानते हैं लेकिन ये 100% सत्य नहीं है, जैसे एमेनोरिया, नोजिया, वोमिटिंग, यूरिनरी अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी, ब्रेस्ट टेंडरनेस और क्विकनिंग। ऐसे याद रखेंगे, जो जो बातें महिला बता रही है अपने मन से, उन सबको हम पूर्ण रूप से सत्य नहीं मान सकते, उनके आधार पर प्रेगनेंसी 100% हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा, प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन, प्रोबेबल साइन, प्रोबेबल साइन, इनका मतलब होता है कंसीडर्ड एज, कंसीडर्स लाइकली ट्रू, कंसीडर लाइकली टू बी ट्रू। आप बिल्कुल इन्हें सही के आसपास मानते हैं, लेकिन यह भी पूर्ण रूप से नहीं होगी। क्लियर? और यह क्या होंगे? ऑल इन्वेस्टिगेशन या ऑल कुछ चीजें जो हम ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर? ऑल थिंग्स ऑब्जर्व्ड बाई हेल्थ वर्कर। हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैं उन्हें बोलूंगा साइन। जैसे हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो साइन होते हैं, महिला जो बताती है वह सिम्टम होते हैं, तो साइनों को हम इसमें लेते हैं प्रोबेबल साइन में। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे कि जक्विमर साइन, जक्विमर साइन, जक्विमर साइन, चैडविक साइन, चैडविक साइन, जक्विमर साइन, चैडविक साइन, गुडल साइंस, गुडल साइन, ऑसियंडर साइन, ऑसियंडर साइन, जक्विमर साइन, चैडविक साइन, गुडल साइन, ऑसियंडर साइन, ऑसियंडर साइन। इसके अलावा जक्विमर्स, चैडविक, गुडल्स, ऑसियंडर साइन। इसके अलावा हमने बात किया ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, पल्मार साइन, पल्मार साइन, यह सब इसी में के भाग है। उसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट आपका जो एससीजी इन यूरिन है, आप चेक करते हो उसे एससीजी प्रेगनेंसी टेस्ट। याद रखिएगा, यह टेस्ट भी कंफर्मेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं होता है, ये केवल प्रोबेबल है। क्योंकि एचसीजी कब नजर आ सकता है? एचसीजी इन यूरिन, इन यूरिन ऑल्सो सीन इन कैंसर। मानो महिला को अगर कैंसर है तो उसमें भी एचसीजी नजर आ सकता है आपको। तो आप इस साइन के आधार पर 100% नहीं बोल सकते कि वह प्रेग्नेंट है। 100% इसे देखकर हम कभी भी महिला को प्रेगनेंसी के बारे में नहीं कंफर्म कर सकते, श्योर नहीं कर सकते हैं। तीसरा साइन होता है पॉजिटिव साइन, तीसरा होता है पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन यह कंप्लीट ट्रू है। क्लियर? श्योर ट्रू साइन, श्योर ट्रू
साइन, इसका मतलब महिला इस आधार पर 100% कन्फर्मेटिव प्रेग्नेंट है। और इन साइनों में आता है अस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट या दूसरा फीटल स्केलेटल इन एक्सरे या यूएसजी। यूएसजी में बच्चे का स्केलेटल नजर आने लग जाए या फीटल हार्ट रेट को तुम अस्कल्टेट कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, मतलब इसे फीटल हार्ट साउंड भी बोलते हैं, फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं और उसे आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह 100% है कि बच्चे की अगर हार्ट की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है तो 100% बच्चा प्रेग्नेंट है, मतलब महिला प्रेग्नेंट है। क्लियर? तो क्या क्या बातें इस क्लास में हमने की देखिएगा, ये टोटल चीजें मैंने तुम्हें बताई थी, सब मैंने डिस्कस कर ली है तुम्हारे सामने। सबसे पहले मैंने तुम्हें एएनसी के बारे में बताया है, एएनसी को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। एएनसी का पीरियड का मतलब कंसेप्शन से लेकर लेबर तक का समय एएनसी कहलाता है। आइडियल विजिट और मैक्सिमम विजिट कितनी बेटा? 13 होती हैं। पहले महीने में हर महीने 7, 8वें महीने में हर 15 दिन पर 2 और 9वें महीने में हर वीक में 4, टोटल कितनी? 13। मिनिमम विजिट कितनी? 4 अकॉर्डिंग टू द WHO भी और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। WHO के हिसाब से पहली 16 पर, दूसरी 24 से 28 पर, तीसरी 32 पर और चौथी 36 पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से पहला 12 वीक से पहले, दूसरी 14 से 26 वीक के दौरान, तीसरी 28 से 34 वीक के दौरान, चौथी 36 से 40 वीक के दौरान। क्लियर? पहली नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी क्या होगी? अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट एक्शन क्या होगा? टीटी या टीडी एडमिनिस्ट्रेशन कर देना। और पहली विजिट का नाम क्या होता है? बुकिंग विजिट। दूसरा हमने डिस्कस किया सिम्फाइसिस फंडल हाइट के बारे में। सिम्फाइसिस फंडल हाइट का मतलब होता है बच्चे के फंडस और जो यूट्रस है, यूट्रस का फंडस और महिला के सिम्फाइसिस प्यूबिस, उसके बीच की जो दूरी होती है वह सिम्फाइसिस फंडल हाइट कहलाती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? गैस्टेशनल एज प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे किसी की गैस्टेशनल एज 32 सप्ताह है तो उसकी सिम्फाइसिस फंडल हाइट 30 से लेकर 34 सेंटीमीटर के बीच हो सकता है। कब बड़ी हो सकती है? मल्टीपल प्रेगनेंसी में। कब घट जाती है? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में। क्लियर? एब्डोमिनल ग्रोथ और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस में मैंने यही बताया तुम्हें, मतलब एब्डोमिन को जब ट्रांसवर्सली मापते हैं तो वह 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये एब्डोमिन है, ऐसे माप रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर, और ऐसे सिम्फाइसिस प्यूबिस से यह मापते हैं तो सिम्फाइसिस फंडल हाइट कहलाता है। और नॉर्मल सिम्फाइसिस फंडल हाइट कितना सेंटीमीटर होनी चाहिए बेटा जी? 40 सेंटीमीटर का होना चाहिए टर्म के समय। क्लियर? उसके बाद जॉनसन फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ बच्चे के वेट को मापने के लिए, बच्चा अंदर है तो उस समय कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? जॉनसन फॉर्मूला काम में लेते हैं। कैसे निकालते हैं? गेस्टेशनल एज को माइनस करते हैं 12 से और गुना कर देते हैं 155 से। जो रिजल्ट आएगा वो ग्राम में आएगा। जैसे किसी की 32 वीक गेस्टेशनल एज है, 32 माइनस 12 यानी 20 इंटू 11555 यानी कि 3100 ग्राम, लगभग 3.1 किलो का वजन हो सकता है। यह आपका जॉनसन फॉर्मूला होता है जिसमें हम बच्चे के वजन को मापते हैं। इसके अलावा क्राउन रंप लेंथ और क्राउन हील लेंथ दोनों मैंने बताए। क्राउन रंप लेंथ का मतलब CRL होता है, हेड से सैक्रम के बीच की दूरी क्राउन रंप लेंथ कहलाती है। यह लगभग 30 सेंटीमीटर टर्म पर होनी चाहिए। कैसे मापते हैं? गेस्टेशनल एज प्लस 6.5 सेंटीमीटर के आधार पर। बेस्ट इंडिकेटर फीटल ग्रोथ का यही होता है, क्राउन रंप लेंथ। क्लियर? इसके अलावा अगर तुमसे पूछी जाएगी बच्चे की ग्रोथ का बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, ये तो मैंने फीटस की बोली है, बच्चे के लिए बेस्ट क्या होता है तो तुम्हारे याद रखना है वेट अकॉर्डिंग टू एज, वजन में वृद्धि होना उम्र के हिसाब से। वेट अकॉर्डिंग टू द एज, इट इज द बेस्ट क्राइटेरिया। हाइट को नहीं लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि बच्चे की ग्रोथ का बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है। क्लियर? याद रखिएगा, यह मैंने यहां लिखा है बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फीटल ग्रोथ, और यहीं अगर मैं लिखूं बेस्ट इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड ग्रोथ है, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड ग्रोथ है,
ऑफ चाइल्ड ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ का बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है? तुम्हारा जवाब होगा वेट अकॉर्डिंग टू एज, उम्र के हिसाब से वजन में वृद्धि। हम पढ़ते हैं वजन 6 महीने पे दुगना, 1 साल पे तिगुना, ऐसा होना चाहिए, हाइट नहीं। अगर बच्चे की हाइट बढ़ रही इसका मतलब ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं है, वजन में वृद्धि होना बच्चे का इंडिकेटर होता है। तो वेट अकॉर्डिंग टू एज इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चे में उस बच्चे की ग्रोथ को लिया गया है, उसके लिए CRL नापते हैं, क्राउन रंप लेंथ, क्राउन हील लेंथ, लेंथ बिटवीन हेड एंड हील के बीच में नॉर्मल 45 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा हमने कुछ साइन बताए हैं, यहां से भी बहुत सवाल बनते हैं, बताओ इनमें से कौन सा पॉजिटिव साइन है, कौन सा प्रोबेबल साइन है, कौन सा प्रिजर्वेटिव है। क्लियर, तीनों में मैंने बात की। सबसे पहले होता है प्रिजर्वेटिव, ये सत्य के आसपास है लेकिन श्योर नहीं है, 100% सत्य नहीं होता है। ये जो भी महिला बताती है उन सब सिम्टमों को हम इसमें शामिल करते हैं, जैसे एमेनोरिया है, नोजिया वोमिटिंग है, यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है और क्विकनिंग होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्विकनिंग भी महिला ही बताती है, इसलिए यह कभी भी शामिल नहीं होता है प्रोबेबल और पॉजिटिव में, यह प्रिजर्वेटिव साइन ही होता है। प्रोबेबल का मतलब बिल्कुल सत्य के आसपास है, प्रोबेबल यानी फुल चांस है। यह कुछ साइन होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जैक्यूमर साइन, चैडविक साइन, गुडल साइन, ओसेंडर साइन, ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, पल्मार साइन, कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जैसे SCG टेस्ट, SCG का वो प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं हम इसके लिए। क्लियर, याद रखिएगा यह जो SCG टेस्ट होता है यह भी बड़ा मिल सकता है। SCG हार्मोन तुम्हें किस अवस्था में, याद रखिएगा यह मिल सकता है तुम्हें कैंसर की अवस्था में बढ़ा हुआ, इसलिए इसे भी कन्फर्मेटिव साइन नहीं बोलते हैं। और इस किट का नाम तुम्हें पता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट को किस नाम से जानते हैं? निश्चय किट है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट, इस किट का नाम होता है निश्चय किट। निश्चय किट, जो आप जिस किट से पता करते हो प्रेगनेंसी उसका नाम होता है निश्चय किट, निश्चय किट, उस किट का नाम है निश्चय किट, याद रखिएगा। प्रेगनेंसी को जो SCG को तुम चेक करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फ्री किट आता है प्रेगनेंसी को टेस्ट करने वाला किट है, उसका नाम होता है निश्चय किट। क्लियर, जिससे हम SCG का पता लगाते हैं यूरिन में। तीसरा पॉजिटिव साइन होता है, यह 100% प्योर है। आप बोलोगे 100% महिला प्रेग्नेंट है, जैसे महिला की फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रही हो, फीटल हार्ट रेट डिटेक्ट हो रही हो, या स्केलेटल नजर आ रहा हो एक्सरे में, तो आप कह देंगे महिला 100% प्रेग्नेंट है। क्लियर, दिस ऑल आर द थिंग्स अबाउट द दिस सम स्मॉल टॉपिक्स, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स ये थे। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो प्रेगनेंसी के दौरान हम टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस लाइक एमनियोटिक अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल है, किक काउंट होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, निट्राजीन टेस्ट है, फॉरेन टेस्ट है, इन सब को हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। 2 या 3 क्लासेस हमारी और शेष रही हैं, उसके बाद हम लेबर पे पहुंच जाएंगे, मतलब एक मेन पोर्शन जो होता है ऑब्स्टेट्रिक का वहां पहुंच जाएंगे। उससे पहले कुछ जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे प्रेगनेंसी में टेस्ट क्या क्या करवा सकते हैं, बच्चे की क्या क्या पोजीशन होती है, वर्टेक्स क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को, फ्लैक्शन क्या होता है, इनको हम पढ़ेंगे, फिर लेबर के स्टेप्स पढ़ेंगे। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ में। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।